जिम में मर रहे हैं लोग। तो मास्टरबेशन इज अ हेल्दी प्रैक्टिस, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? या 5 दिन तक आपने पेशाब रोक लिया, वो वापस में ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जॉब कर रहे होते हैं और सेक्स के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। इतने मिस्टर इंडिया होंगे, उनसे पूछ लोगे वो बच्चे कैसे होते हैं। तो फेमस क्रिकेटर थाईलैंड में ड्यूरिंग सेक्स वीर गति को प्राप्त हो गया वो। सर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? तो दिमाग में एक ही चीज रहेगी, एक बार में एक ही सर्किट चलता है, या तो स्ट्रेस रहेगी या सेक्स रहेगा। अरे भाई, हाथ धोते हैं खाना खाने के लिए, पॉटी धोते हैं, ये सब डालते हैं। सेक्स के बाद लिंक को तो आपने वेजाइना में डाला जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आप वॉश नहीं करोगे। बच्चा कब होना चाहिए? कपल है, यंग कपल है, परेशान होते हैं कि सेक्स कब करना चाहिए कि जिससे बच्चा हो, कि कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सब नहीं पता होता किसी को। यदि आप ओरल सेक्स कर रहे हैं तो आपको माउथ वॉश या एटलीस्ट रिंस करना चाहिए, माउथ को गार्गल्स कर लेना चाहिए। तो मेल को सेक्स के फौरन बाद क्लीन अप करना चाहिए, पेशाब नहीं जाना चाहिए। फीमेल्स को क्लीन अप भी करना चाहिए और पेशाब। तो वो अंडर न्यूट्रिशन से ज़्यादा ये जिम वाले, मेरे पास 10 में से 5 लोग या 6 लोग आज की तारीख में वो हैं जो जिम जा रहे हैं। क्योंकि सेक्स प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम यदि हम कहूँगा तो दोनों साथ साथ होती है, क्योंकि हार्ट की जो आर्टरी होती है और पेनिस की जो आर्टरी होती है, उनका सेक्सुअल प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम से 2 साल पहले आता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र गोयल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। सर, सेक्स को लेके हमारे समाज में कई तरह के मिथक है जो कई बार सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों तक पहुंचती है, कई बार गलत खबरें होती है। जैसे मास्टरबेशन को लेके भी कि कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि सही है, कुछ एक्सपर्ट बताते हैं गलत है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपने बताया मिथक हैं, तो उसकी कमी तो एजुकेशन से ही पूरी करी जा सकती है। मास्टरबेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे मैं बताऊं कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं या जननांग हैं, और जैसे मैंने बताया सेक्स इज ए पार्ट फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स। आपका जो लड़का या लड़की एडोलेसेंस में जवान हो जाते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग 15 साल 13, 14, 15 साल वाली एज में वो एडल्ट बन जाते हैं और उसमें वीर्य बनना शुरू हो जाता है, या लड़कियों में मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, ओवम उनका डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो हार्मोनली और सेक्सुअली दे आर मैच्योर्ड एज ए एडल्ट। अब ये हमारा सोशल सिस्टम है कि हम शादी तब करते हैं, जो सोशली अलाउड सेक्स है वो शादी के बाद होता है, जो कि अब आज की तारीख में वो धीरे धीरे एजुकेशन के साथ वो एज बढ़ती जा रही है। पहले 20-21 साल थी, पढ़े लिखे लोगों में और ज्यादा वो जो कहते हैं कि जब वो कैरियर में सेटल होने लगते हैं, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है अमंग द डॉक्टर्स, वो सब चीजें कहीं 28-30 साल तक जा रही होती हैं। जबकि अनएजुकेटेड लोगों में शायद वो अभी बाल विवाह और वो वाली कैटेगरी भी चल रही होती है। तो शादी और सेक्स सोशली अलाउड तब होता है जब आप शादी कर रहे हैं। प्रकृति द्वारा आप 15 साल की एज में, 14, 15, 16 जो भी हम कहें, आप एडल्ट हो गए, आपका वीर्य बनना शुरू हो गया, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो गए, मेंसेस होने शुरू हो गए, तो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट तो शुरू हो गया। बट क्या 15 साल की एज से और शादी 30 साल तक होगी तो ये 15 साल बॉडी का सिस्टम कैसे चलेगा? वीर्य बन रहा है, वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मैं वीर्य के बारे में बताऊं तो वीर्य निकलने के 4 तरीके हैं। यदि वो सेक्स कर रहा है तो सेक्स में निकलेगा, मास्टरबेट कर रहा है तो उसमें निकलेगा। यदि इन दोनों में नहीं निकला तो नाइट फॉल हो जाता है, स्वपन दोष जिसको कह देते हैं, उसमें निकलेगा। और यदि इन तीनों में नहीं निकला तो वो पेशाब के साथ निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं धात निकल गई, धातु रोग हो गया। और यदि इन चारों में नहीं निकला तो प्रोस्टेट में वो इन्फेक्शन करता है, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, जिसके पेशेंट यंग वाले हमारे पास बहुत आते हैं। तो अब इन 5 में से हमें क्या चूज करना है? अब हम कहें कि पहला सेक्स करना, वी विल नॉट अलाउ एज ए सोशल सिस्टम की शादी से पहले सेक्स करना चाहिए, और उसमें फिर सेफ सेक्स नहीं होगा तो और बीमारियां होंगी। नाइटफॉल, उसे भी लोग परेशानी मानते हैं, धात उसे भी परेशानी मानते हैं, प्रोस्टेटाइटिस बीमारी है। तो मास्टरबेशन इज अ हेल्दी प्रैक्टिस, क्या प्रॉब्लम क्या है उससे? बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मास्टरबेशन के बाद मेरे को कमजोरी लगती है, या जो बात आप कह रहे हो डॉक्टर साहब कह रहे हो कि आपने तो बोल दिया कि हेल्दी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मेरा तो कमजोरी होती है, मेरे पैर वीक हो गए, मेरे को नजर कमजोर हो गई।
लोग एक्चुअल फील करते हैं कि मास्टरबेशन करने के बाद उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब प्रॉब्लम कैसे हो रही है? हमने तो बोला हेल्दी है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं। सपोजिटली कि मैं अभी आपको बोलूं कि रौनक जी मैं आपको ये बड़ा सा मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूं, और आप जब अब बाहर जाएंगे तो आप बड़े खुश होंगे कि डॉक्टर साहब ने मेरे को ये एक सुंदर सा गिफ्ट दिया है। और अब एक इसका दूसरा तरीका ये है कि मेरी निगाह बचे और यहाँ से आप एक कॉस्टली सामान उठा के अपनी जेब में रखें और चोरी करके बाहर निकले। फिजिकल प्रोसेस क्या हुआ? एक वो कॉस्टली सामान आपके पास गया, जी जी, कोई चीज नहीं है, चाहे आपने चोरी करी चाहे आपको गिफ्ट मिला, मुझे मिला फिजिकली जी जी, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यदि आपको वो गिफ्ट मिला तो आपने उसको एक अच्छा माना, और आपको यदि चोरी की तो आपके बॉडी ने उसे गलत माना जी। अब दोनों की रिएक्शन क्या होंगी? यदि आपको गिफ्ट मिला, आप जब बाहर जाएंगे आपका छाती चौड़ी होगी, खुश होगे, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, यू विल बी हैप्पी। यदि आपने चोरी की तो क्या होगा? अब जबान सूख रही होगी, दिल धड़क रहा होगा, इधर उधर देख रहे हो, गिल्ट होगा, पकड़ तो नहीं लगेगा, कैमरा तो नहीं लगेगा, चोरी पुलिस को तो नहीं बुला देंगे, पिटाई तो नहीं हो जाएगी, दिल धड़क रहा होगा जोर जोर से, जबान सूख रही होगी। यही फिजिकल चीज क्या हुई? सेम जी। तो वही चीज मास्टरबेशन के साथ है, क्योंकि हमने पता है कि हमने कुछ गलत काम किया है, तो वो उस गिल्ट के चक्कर में आपको ये सब चीजें फील हो रही है और यूर फीलिंग कि आपने गलत काम। ये बहुत जरूरी तो ये जो चीज है कि बॉडी ने उस प्रक्रिया को अच्छा माना या गलत माना, क्योंकि आपने पहले से आपकी मेंटल ट्रेनिंग है कि मास्टरबेशन गलत बात है, सबने बोला गंदी बात, सेक्स गंदी बात, तो सेक्स करने के बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमने सोचा है हम कर तो रहे हैं क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हार्मोन है, जाग रहे हैं, सब चीजें लिंक खड़ा हो रहा है, तनाव आ रहा है, लड़की अच्छी लग रही है, पेपर में आया, एडवर्टाइजमेंट आया, देखा बिकनी में लड़की है, हार्मोन तो जागृत हुए, लेकिन जब करा तो उसके बाद गिल्ट फीलिंग, यार ये गलत कर दिया। तो वो जो गिल्ट फीलिंग है वो बीमारी है। सर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल में क्या है, अब शहरों में रहने वाले हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जॉब कर रहे होते हैं और सेक्स के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। व्हाट वी कॉल्ड इज अ डिंस, DINS, डबल इनकम नो सेक्स। टाइम ही नहीं है लोगों के पास सेक्स करने का, या इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फर्क आपकी सेक्सुअल उसमें पड़ता है। कि जैसे मैं बताता हूँ कि सेक्स लाइज बिटवीन 2 ears, नॉट बिटवीन 2 legs। मेरे दिमाग में यहाँ पे सेक्स होता है, जब मैं सेक्स के बारे में सोचता हूँ, जैसे मेरा लिंग मेरे साथ 24 घंटे है, बट वो तनाव, उसमें जो इरेक्शन, वो तब आता है जब मैं सेक्स के बारे में सोचता हूँ, फेंटेसाइज करता हूँ, किसी लड़की के बारे में सोचता हूँ, या उस इरोटिक सिचुएशंस में होता हूँ। अदरवाइज आई एम डूइंग वर्क, कोई मेरा लिंग में तनाव नहीं आएगा। तो यदि इस दिमाग में स्ट्रेस रहेगी, टेंशन रहेगी, तो सेक्सुअल थॉट कहाँ से आएंगे? दूसरा, हम ये सोचते हैं कि आज की तारीख में मोबाइल है सबके पास, मल्टीटास्किंग एवरीबॉडी इज डूइंग, कि मोबाइल में 2 विंडो खुल जाएंगी, इधर से ये काम करना है, इधर से ये काम करना है। बट भगवान ने इंसान को मल्टीटास्किंग के लिए बनाया ही नहीं। यदि मैं एक एग्जांपल दूं, यदि आप टॉयलेट में यूरिन कर रहे हैं, पीछे दरवाजे पे कोई नॉक कर दे तो टक से यूरिन वहीं रुक जाता है। अब मैं ये पूछूं कि दिमाग कितना लगता है पेशाब करने में? पेशाब करने में दिमाग लगता है? नहीं लगता ना, लेकिन 2 काम नहीं हो पाते। पेशाब फौरन रुक जाता है क्योंकि आपका दिमाग दरवाजे पे चला गया, यार ये खोल तो नहीं देगा, माई प्राइवेसी विल नॉट बी एंडेंजर्ड। आप क्या 2 हाथ से, इस हाथ से कुछ लिख सकते हैं, इस हाथ से कुछ लिख सकते हैं? नहीं, इस हाथ से लिख सकते हैं और इस हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई वो किताब पकड़ लेगा, इधर से सीधा कर देगा, ये कर देगा। 2 कॉम्प्लीमेंट्री वर्क कर सकते हैं, बट कोई डिफरेंट वर्क नहीं कर सकते। तो दिमाग में एक ही चीज रहेगी, एक बार में एक ही सर्किट चलता है, या तो स्ट्रेस रहेगी या सेक्स रहेगा, या वर्क टेंशन रहेगी या कुछ रहेगा। यदि टेंशन है तो दिमाग में दूसरा काम होगा ही नहीं, तो फिर वो चीज आएगी नहीं। तो आप एक ही चीज रह सकते हैं, निश्चिंत हैं, सेक्स अपने आप होगा। इसी को लेके कई यूरोपियन देश में छुट्टी दी जा रही है कि आप प्रॉपर आराम करो और फैमिली बढ़ाओ।
कई देशों में है कि आबादी घट रही है। हाँ, वहाँ जो उनका सिस्टम है, उनकी आबादी घट रही है, दे आर मोर दैट सिस्टम, तो वो उन लोगों को वो हॉलीडे दे के प्रमोट कर रहे होते हैं। हमारे देश में लेकिन ऐसी समस्या भी नहीं है। हाँ, अभी तो हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं पॉपुलेशन के मामले में, तो वो वाली समस्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एजुकेटेड सोसाइटीज में या कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे भी जो कि बच्चा नहीं कर रहे हैं या सिंगल चाइल्ड नॉर्म्स पे आ रहे हैं, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं ओवर द टाइम चेंज होंगी, असर पड़ेगा उसका, असर पड़ेगा उनका। सर, सेक्स को लेके क्या क्या मिथक है जो चूंकि आपका 26 वर्षों का करीब अनुभव है, तो उसमें करीब 5 या 7 मिथक आप बता सके हमारे दर्शकों को। मिथक सेक्स के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन है ही नहीं, तो सेक्स के बारे में मैं ये कहूँगा मिथक ही मिथक। जैसे मैं बताऊं, मास्टरबेशन की हम बात कर लिए, मास्टरबेशन को लोग कहते हैं गंदी बात है और इससे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं मास्टरबेशन सिंड्रोम है, क्योंकि पेशेंट को लग रहा है कि उसने गलत किया और उसके वजह से उसको ये है प्रॉब्लम। नाइटफॉल एक प्रॉब्लम है। आई वुड से कि यदि सीमन नहीं निकल रहा तो वो रात में निकल जाता है नेचुरल प्रोसेस में, जब गगरी भर गई तो कहाँ जाएगा वो सीमन। वो कहते हैं कि जी वो वीर्य धातु से, उससे वीर्य से बॉडी में ब्लड बनेगा और एनर्जी बनेगी, ये सब बनेगी। अरे बॉडी ने ही तो सीमन बनाया है, इट इज ए नेचुरल ऑर्गन, जो कि उस ऑर्गन का काम ही है। किसी ऑर्गन का काम है पेशाब बनाना, किडनी का काम पेशाब बनाने का है, मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका काम थूक बनाने का है। अब थूक का यदि आप 5 दिन तक थूक नहीं निकालोगे तो वो ब्लड बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होएगा ना है। या 5 दिन तक आपने पेशाब रोक लिया, वो वापस में ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा है। ऐसी सीमन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, उन सब का काम है सीमन बनाने का। उन्होंने ब्लड से ही तो सीमन बनाया है। अब वो क्या, वो सिस्टम आप बंद कर देना चाहते हो कि सीमन बने ही ना? तो नाइटफॉल होगा, धातु रोग है, मिथक है। इतने सब नॉलेज के बावजूद भी यंग लोग सेक्स कर रहे होते हैं। दे आर नॉट वरिंग अबाउट प्रेगनेंसी, प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे होते हैं। दे आर नॉट वरिंग अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, प्रोटेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज कर रहे। पढ़े लिखे लोग हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने में, अपने को दिखाते हैं हम बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन सेक्स के बारे में जीरो, कि भैया कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज कर रहे हैं। प्रेग्नेंट हो जाए या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाए, यंग लोग हमारे पास कपल्स आते हैं काफी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं उनको। दूसरा, हाइजीनिकली वी आर सो स्नॉबिश कि हमको जरा सा भाई धूल ना लग जाए, ये ना लग जाए, इधर से प्रॉब्लम होगी उधर से प्रॉब्लम। सेक्स के बाद वॉश करना, ये कौन बताए? सेक्स के बाद तो वॉश करना ही नहीं होता, क्यों? अरे भाई हाथ धोते हैं खाना खाने के लिए, पॉटी धोते हैं, ये सब जाते हैं। सेक्स के बाद लिंग को तो आपने वेजाइना में डाला जहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आप वॉश नहीं करोगे? कोई नहीं बताता। बच्चा कब होना चाहिए? कपल है, यंग कपल है, परेशान होते हैं कि सेक्स कब करना चाहिए कि जिससे बच्चा हो, कि कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सब नहीं पता होता किसी को। सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता सके कि किस पीरियड में सेक्स करने से? हाँ, तो इसमें हम ये बताएं कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स की, यदि हम कहते हैं ना माहवारी हो रही है, 1 महीने की साइकिल होती है, यूजुअली 28-30 दिन की फीमेल की एक साइकिल होती है। और यदि हम कहें कि डे 1 इज कि जिस दिन मेंसेस शुरू हुआ है, यदि उसको हम डे 1 कहें, तो यूजुअली अराउंड 14 डेज होते हैं कि जब एग हैच होता है। तो 14 डेज से 5-6 दिन पहले या 5-6 दिन बाद, तो हम कहें कि 10 दिन से 18-20 दिन वाला जो पीरियड होता है, दैट इज द पीरियड, या और हम इसको मार्जिन ले रहे तो 8 से 16, 8 से 18 दिन वाला जो पीरियड है, ये 10 दिन का जो पीरियड है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ सेक्स एट दैट टाइम, कि जिससे आपका बेबी होने के, प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। 8 दिन से पहले वाले टाइम और 18 दिन के बाद वाला टाइम यूजुअली एक तरीके का वो टाइम है कि जिसमें बच्चा होने के चांसेस बहुत रेयर है। तो जो कपल्स बच्चा करने में इंटरेस्टेड हैं, तो और कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग शहर में रह रहे हैं, वीकेंड्स में मिल रहे हैं या बहुत कम मिल रहे हैं, और पता चला वो साल भर से बच्चा करने की कोशिश में कर रहे हैं, बट जब भी उनका मिलना होता है तो वो इस 8 से 18 दिन वाले टाइम में नहीं मिल पाते।
सर ग्रेट सेक्स क्या होता है, और कई बार लोग उसके टाइमिंग को लेके चिंतित रहते हैं कि कितना होना चाहिए उसका आइडियल टाइम। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि नॉर्मल जो सेक्स टाइम होता है, सेक्स टाइम यदि मैं कहूँ कि वेजाइना में डालने वाला टाइम जो होता है और जब वीर्य निकलता है, तो नॉर्मल टाइम वो 2, 4, 5 मिनट ही होता है। कई बार लोगों को लगता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, जब डींग मारते हैं एक दूसरे से बात करते हैं तो लोग समझते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा चलता होगा। यदि हम पूरे सेक्स टाइम को काउंट करें तो सेक्स केवल यही नहीं है कि जो अंदर योनि में लिंग को डालने वाला पार्ट ही सेक्स नहीं है। उससे पहले आप जो फोर प्ले कर रहे हैं, या आपने आज ऑफिस में बैठे हैं और आपके दिमाग में आया कि यार आज मैं रात में अपने पार्टनर के साथ सेक्स करूंगा, तो आपका मेंटल सेक्स तो वहीं से शुरू हो गया। तो सेक्स की मैं कहूंगा 3 फेजेस होती हैं। वन इज अ मेंटल सेक्स, व्हेन यू आर इन अ इरोटिक फेज कि आप सेक्स के बारे में आपने सोचना शुरू किया, आपके दिमाग में सेक्स के बारे भावना आ गई, इरोटिज्म आ गया, आज मैं ये करूंगा, ऐसा फोर प्ले करूंगा, ये आपने डिसाइड करा, तो दिस इज पार्ट ऑफ अ मेंटल सेक्स। नेक्स्ट थिंग आता है फोर प्ले। फिजिकल पार्ट इन्वॉल्व है, यू आर फॉन्डलिंग बट नॉट एक्चुअली डूइंग अ इंटरनल सेक्स। तो दैट इज अ फिजिकल पार्ट, फोर प्ले पार्ट, कि आप अपने पार्टनर्स के बूब्स को, इरोटिक एरियाज को, जेनेटेलिया को आप वो कर रहे हैं, पार्टनर आपको कर रहा है, तो दोनों को आप सेंसेट पार्ट में यू आर फिजिकल बट नॉट इंटरनलाइज्ड। तो दिस इज व्हाट फोर प्ले जिसको हम बोल देते हैं। एंड देन कम्स द एक्चुअल सेक्स। तो एक्चुअली तो पूरे सेक्स वाला टाइम तो घंटों का है। आपने मेंटली सोचा, फोर प्ले करा, एंड यू आर एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ दैट। बट जो इंटरनल सेक्स है वो क्लाइमेक्स वाला पार्ट है, जो कि नॉर्मली 3, 4, 5 मिनट का होता है, और हम सोचते हैं कि उसमें घंटों लगते हैं। तो यदि आपकी एक्सपेक्टेशन उसमें घंटों की रहेगी, ये भी एक तो हाँ, तो यदि आपकी एक्सपेक्टेशन घंटों की या 15, 20 मिनट की रहेगी, तो वो 2 मिनट आपको, 3 मिनट जो है वो आपको हमेशा शीघ्र पतन वाले लगेंगे। हाँ, शीघ्र पतन होता है रियली। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका जो एक्चुअल बीमारी है, तो उसमें क्या होता है कि अंदर डालने से पहले ही उनका वीर्य निकल जाता है, या डालते ही 1-2 स्ट्रोक्स में निकल जाता है, या वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करते हैं डेफिनेशन के वाइज। तो ये सब शीघ्र पतन में आता है। अब पार्टनर को नहीं सेटिस्फाई करने का एक रीजन ये भी होता है कि आप तो दोपहर को 2 बजे से सोच रहे थे सेक्स के बारे में, पार्टनर आपका घर में है, अभी किचन में है, ये है, आप छेड़ाखानी कर रहे हो, आपका तो फोर प्ले शुरू हो गया, बट उसने तो सोचना ही नहीं शुरू करा अभी इस बारे में। वो तो अभी के बच्चे बिजी हैं, खाना है, दादा दादी इधर बैठे हैं, वो तो अभी से घर के कोर्स में लगी हुई हैं। और एक्चुअली फिर आपने कपड़े उतारे और आपने अंदर डाला और आपने अपना काम कर दिया, पर पार्टनर ने तो तब सोचना शुरू करा जब आपने शायद सेक्स शुरू कर दिया, एक्चुअल इंटरनल सेक्स शुरू कर दिया। पार्टनर का तो मेंटल सेक्स तब शुरू हुआ। अब मैचिंग क्या होगी? आप तो 4 घंटे से मेंटली सेक्स में इन्वॉल्व हो और दूसरा बंदा 2 मिनट में है, तो आप पार्टनर को सेटिस्फाई कहां कर पाएंगे? तो यदि आपको पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, तो बिफोर स्टार्टिंग इंटरनल सेक्स, अंदर डालने से पहले आपको दोनों को इरोटिकली, फोर प्ले का पर्पज ये है कि आप दोनों एक ट्यूनिंग में आए, और आपको अंदर तब डालना है कि जब व्हेन शी डिमांड्स कि हाँ, नाउ वी आर बोथ एट पीक एंड देन वी शुड गो फॉर द क्लाइमेक्स। और यदि आपकी ये मैचिंग नहीं हो रही है किसी रिलेशनशिप में, तो देन यू आर एक्चुअली डूइंग द फिजिकल वर्क, तो उसमें आप पार्टनर को सेटिस्फाई कहां कर पाएंगे? तो एक पार्टनर को ना सेटिस्फाई करने का एक रीजन ये भी होता है क्योंकि दोनों की मैचिंग नहीं है, मेंटल मैचिंग नहीं है कहीं ना कहीं। तो फोर प्ले का जो पर्पज है वो ये था कि दोनों की मैचिंग हो, और एक्चुअल सेक्स तब हो जब दोनों लोग क्लाइमेक्स पे जाना चाह रहे हो, व्हेन बोथ आर एक्चुअली डिमांडिंग फॉर इट। पेनिस की सेंसिटिविटी के बारे में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज में क्या है कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सबको नहीं पता पेनिस जो होता है, आगे की एक स्किन होती है, फोर स्किन जिसको हम कहते हैं या प्रीप्यूस कहते हैं, वो कवर करता है पेनिस को, कवर कर आगे का जो ग्लांस, जो मेन सेंसिटिव पोर्शन है, दैट इज कवर्ड बाय स्किन। जब मेल बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो वो यूजुअली कवर्ड होती है पेनिस हमारी, और वो टाइट होती है स्किन। तो पुराने जमाने में दादी और मालिश वाले लोग सब उसको तेल वेल लगा के उसको पीछे कर देते थे, और वो बच्चा आराम से उसको खोल के पीछे कर लेता है। लेकिन वो चीजें
आज की तारीख में ना तो न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स को पता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो ऐसा होता है कि हमारे पास 25-25 साल के लोग आते हैं जिनकी शादी भी हो गई, तो उन्होंने कभी स्किन को पीछे कर खोल के कभी पीछे ही करा नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता अच्छा ये पीछे भी जाती है, इसको करना भी होता है, इसको नहाते समय पीछे भी करना होता है। तो जब वो नहीं करते तो क्या है कि वो 20-25 साल तक जब वो ग्लांस अंदर कवर्ड रहता है तो इतना सेंसिटिव हो गया होता है कि लोगों को उसे छूते ही दर्द होता है। मतलब वो पेनिस को टच ही नहीं करवाते थे। जब वो सेक्स करने जाता है और जब पेनिस जैसे ही वो इरेक्ट होता है और वो टच करते हैं उसको, वजाइना पे जाके टच करता है, वो इतनी जोर से उसे पेन होता है उसका लिंक डाउन हो जाता है। 2-4 बार ट्राई करता है, उसके बाद डिक्लेयर हो जाता है ये तो नपुंसक है कि ये तो सेक्स कर ही नहीं सकता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जिनका इसकी वजह से नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होता है कि सेक्स वो कर ही नहीं पाते हैं, या कई बार डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है इन लोगों की। और बहुत बड़े बड़े लिखे लोग, सीए, डॉक्टर्स तो चलो मेडिकल में कहीं ना कहीं पढ़ाई थी, बट मैं कहूँगा मैंने अपनी प्रैक्टिस में कुछ डॉक्टर्स भी देखे जिन्होंने ये उनको भी पता नहीं, दे मिस दैट फैक्ट। इवन आई हैव सीन द डॉक्टर्स आल्सो, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, सीए, जो कि हम कहते हैं कि समाज की क्रीम है पढ़ाई लिखाई के मामले में, बट क्योंकि सेक्स एजुकेशन पढ़ाई नहीं जाती, इस बारे में कोई बताता ही नहीं है, पेरेंट्स से डिस्कस कर नहीं सकते, तो कैसे पता चलेगा इसका। तो आई वुड से कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को 1 साल से पहले ही अपने बच्चे का देख लेना चाहिए कि पेनिस खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। यदि नहीं खुल रहा है तो उसी लेवल पे उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती हैं और एजुकेशन उतना कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए कुछ धर्मों में तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने कर दिया कि सबका सरकमसाइज कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन शायद उस तरीके से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो उन्होंने उसको रिलीजियस मान लिया कि सरकमसाइज कर दो सब। बट मेन एम जो है, पर्पस इज दिस कि पेनिस जो है वो खुलना चाहिए। इसी वजह से कई लोग उसकी सफाई भी नहीं करते, सफाई नहीं कर पाते और कैंसर भी होते हैं उस वजह से, पेन होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो मैंने बताई आपको, डाइवोर्स तक हो जाते हैं इस चक्कर में, और कैंसर भी होने का, कहीं वो जब सफाई नहीं होती, अंदर गंदगी वो इरिटेट करते करते वो कहीं ना कहीं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शंस कहीं फिर लेटर ऑन लाइफ में कैंसर में भी कन्वर्ट होता है। जो मैं बता रहा हूँ दीज आर द प्रूवन स्टडीज, मैं आई एम टेलिंग ऑन द साइंटिफिक बेसिस फॉर दैट। यदि आप ओरल सेक्स कर रहे हैं तो आपको माउथ वॉश या एटलीस्ट रिंस करना चाहिए, माउथ को गार्गल्स कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी वेजाइना या पेनिस है और यदि हम उसको ओरल कांटेक्ट में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वाले बैक्टीरिया जो कि मुंह के लिए, हमारे मुंह में भी नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, बट वो जो मुंह में वाले बैक्टीरिया है वो खाने के पचाने के लिए है, और जो नीचे वेजाइना, एनल रीजन और पेनिस वाले रीजन है वो वहां के हिसाब के बैक्टीरिया है। तो दोज आर द डिफरेंट बैक्टीरियल फ्लोरा और उनके अलग अलग पर्पस है। तो वो वाले बैक्टीरिया यदि मुंह में जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम करेंगे। यदि आप तो ओरल सेक्स के बाद आपको माउथ रिंस करना चाहिए। इवन जैसे मैंने बताया कि सेक्स के बाद अपने जेनाइटेलिया को आपको क्लीन करना चाहिए। बहुत सारे लोग एसटीडीज के हमारे पास या सेक्सुअल प्रॉब्लम के इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो सेक्स के बाद क्लीन नहीं कर रहे होते हैं। तो सेक्स के बाद क्लीनिंग प्रोसेस दोनों को करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मेल्स को सेक्स के बाद यूरिन नहीं जाना चाहिए। क्लीन अप जरूर करना चाहिए। दे शुड वॉश देयर डिक और पेनिस को उन्हें अपने साफ करना चाहिए, वॉश करना चाहिए पानी से वॉश करना चाहिए। टॉवल से ड्राई ये नहीं कि टिश्यू से पोंछ लिया, क्योंकि टिश्यू से पोंछने में वो बैक्टीरिया वगैरह, वो तो टिश्यू से पोंछने में तो वेटनेस आपकी ड्राई होगी ना, जो गंदगी लगी वो साफ नहीं होगी। तो वो आपको साफ वॉश करना चाहिए। और यूरिन मेल को नहीं जाना चाहिए और फीमेल को जरूर जाना चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि फीमेल यूरिथ्रा बहुत छोटी होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल थर्स्ट जो नॉर्मल वेजाइना या एनल रीजन में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको यूटीआई होने लगते हैं। तो फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव एज में यंग फीमेल्स को यूटीआई बड़े कॉमन होता है। हमें लगता है कि हर इस फीमेल को यूटीआई बहुत हो गया, और कई बार वो इस चीज से कोरिलेट करती है कि वो बाहर गए, घूमने गए और पब्लिक टॉयलेट यूज करा और उसकी वजह से यूटीआई हो गया। बेचारा पब्लिक टॉयलेट बदनाम होता है। एक्चुअली में उन्होंने सेक्स किया होता है, बाहर गए, पार्टनर के साथ सेक्स किया, सफाई नहीं की,
और बाद में यूरिन नहीं गए और उसकी वजह से यूटीआई होता है। तो सेक्स टॉयलेट में जाने में आपके बाहर से अंदर क्या घुस जाने वाला है। यहाँ पे अब तो मोदी जी आने के बाद तो टॉयलेट पे हमारे यहाँ इतना अवेयरनेस हुआ है। उससे पहले तो 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं था, मिट्टी में ही पेशाब कर रहे होते थे। क्या इन्फेक्ट, तो अब तो हम टॉयलेट की बात करते हैं कि टॉयलेट से इन्फेक्शन है। टॉयलेट तो आप गंदा करके आ रहे हो, टॉयलेट से गंदगी आपके पास। फीमेल्स तो चलो बैठती भी है टॉयलेट सीट पे, मेल्स तो कहीं पे टच भी नहीं करता है। अब मेल कहता है कि मेरे को गंदा टॉयलेट यूज करने से यूटीआई हो गया। कहां से हो गया भाई? कैसे टॉयलेट का बैक्टीरिया आपके ऊपर चढ़ के कैसे गया? कौन से करंट से तार लगा के कैसे चढ़ा वो पेनिस पे? तो इट इज नॉट अ पब्लिक टॉयलेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज योर बैड सेक्सुअल हैबिट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे मैंने फीमेल्स में बताया कि सेक्सुअल थर्स्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर ब्लैडर में चले जाते हैं, और यदि वो सेक्स के बाद यूरिन कर देते तो 90% तो बाहर ही, 99 तो बाहर ही निकल गए। बॉडी को इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं बचा। लेकिन यदि आप सफाई नहीं कर रहे, टॉयलेट नहीं जा रहे, तो आपके वहां बैक्टीरिया लगे हुए, तो इन्फेक्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो। मेल्स के लिए मैं जो मना कर रहा हूं कि मेल्स को यूरिन नहीं जाना चाहिए बट क्लीन अप करना चाहिए, तो उसका रीजन वहां पे आता है मल्टीटास्किंग, कि बॉडी में हमारे मल्टीटास्किंग ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन मल्टीटास्किंग है लेकिन काम एक बार में एक ही करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 2 हाथ है, अलग अलग काम नहीं करते। ऐसे ये गला है, इस गले से हम पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, बात भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, बट साथ में नहीं करते। जिस समय मैं सांस ले रहा हूं और मैं पानी पी लूं तो एवरीबॉडी नोज कि क्या बुरा हो सकता है। एक बूंद पानी भी यदि लंग्स में जाता है तो मौत की संभावना हो सकती है। लेकिन मौत तो चलो बात की बात है, लेकिन धक्का इतनी जोर से लगता है कि 10 मिनट तक सांस नहीं आती होती है। आई थिंक एवरीबॉडी हैज एक्सपीरियंस अबाउट दिस। तो वही चीज पेशाब के रास्ते के बारे में है। उसी रास्ते से आप पेशाब भी करते हो, उसी रास्ते से सेक्स भी करते हो, और उसी से वीर्य भी निकलता है। लेकिन तीनों काम साथ नहीं होते, क्योंकि अंदर के रास्ते डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सांस जो है वो लंग्स में जाती है, खाना जो है वो इसोफेगस में जाता है, तो अंदर रास्ता डिफरेंट है, बट है वो बाहर से एक ही गला। तो सिमिलरली जब आप सेक्स करते हैं और वीर्य निकलता है, तो वीर्य जो निकलता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से निकलता है, उसका रास्ता अलग है। पेशाब जो आ रहा है वो ऊपर से, उसका रास्ता अलग है। तो जिस समय आपका बॉडी एक्टिविटी, जिस समय सेक्स सीमन निकल रहा है, तो उस समय पेशाब वाला रास्ता बंद हो जाता है, कि जिससे सीमन जो है वो बैक ब्लैडर में ना चला जाए। और जब वो पेशाब का रास्ता बंद है और आप पेशाब करने की कोशिश करोगे, एक तो बड़ी मुश्किल से होगा, और यदि होगा तो जब वो वीर्य की ग्रंथि खुली है तो पेशाब जो है वो वीर्य की ग्रंथि में बैक चला जाएगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सांस ले रहे हो और पानी पिया आपने, तो सांस की नली में पानी चला गया, गड़बड़ होगी। तो वही चीज है, तो पेशाब जो है, यदि आप इमीडिएटली सेक्स के बाद पेशाब करने की कोशिश करोगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड में जब यूरिन रिफ्लेक्स होगा तो वहां पे वो प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट में जलन करेगा, तो आपको वो जलन, इरिटेशन, पेन, वो सब होना शुरू हो जाएगा। तो मेल को सेक्स के फौरन बाद क्लीन अप करना चाहिए, पेशाब नहीं जाना चाहिए। फीमेल्स को क्लीन अप भी करना चाहिए और पेशाब भी जाना चाहिए। तो दिस इज अ हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिस। ये बहुत जरूरी बात सर आपने बताई। मुझे लगता है कि काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को और जो भी लोग इसको देखेंगे उनको अच्छी जानकारी मिलेगी इस बारे में। सर, आजकल हमारे समाज में जिम का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। मेट्रो सिटीज में तो युवा लोग जा रहे हैं वहाँ बॉडी सॉडी बना के, और उसके बाद सप्लीमेंट खा रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है सेक्सुअल हेल्थ पे? आज की तारीख में मैं यदि बोलूं कि मेरे पास जो सेक्स प्रॉब्लम के जो पेशेंट्स हैं, तो वो अंडर न्यूट्रिशन से ज्यादा ये जिम वाले हैं। मेरे पास 10 में से 5 लोग या 6 लोग आज की तारीख में वो हैं जो जिम जा रहे हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम के। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो सेक्स जिम जाके कितने हेल्दी हो रहे हैं या अनहेल्दी हो रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में जब जिम का इतना प्रचलन है, एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट आपको एक हर महीने एक न्यूज मिल जाएगी कि एक सेलिब्रिटी या एक वीआईपी आदमी जिम में मर गया, और 2 हार्ट अटैक आ गया, मर गया, या ये हुआ, मर गया। जिम में मर रहे हैं लोग। जी। तो क्या जिम करने, एक्सरसाइज करना इतना खराब हो गया कि उससे लोग मरने लगे? जिम से नहीं मरते हैं। प्रॉब्लम लाइज हियर कि वहां पे हम हार्मोनल सप्लीमेंट्स देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए। हमें डोले शोले चाहिए, हमें सलमान खान बनना है, हीरो बनना है, 6 पैक्स चाहिए हमें, और वो जल्दी से चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा प्रोटीन पे पता नहीं वो
प्रोटीन में भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं नेचुरल सोर्स से है, बट वो हार्मोन भी तो नेचुरल भी तो होते हैं। हार्मोन कोई जरूरी थोड़ी है सारे केमिकल्स हार्मोन भी होते हैं, नेचुरल हार्मोन्स भी होते हैं। तो बिना हार्मोन्स के बॉडी नहीं बनने वाली है। हाँ, आपकी बॉडी में अच्छी टोन आएगी, आपकी हेल्दी बॉडी होगी, वो एक्सरसाइज से होगी। बट यदि आपको वो दिखाने वाली बॉडी चाहिए, फूले हुए मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक्स, वो भी जल्दी, हाँ वो भी जल्दी, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपका स्टेरॉइड्स का रोल रहता है। और आज की तारीख में मैंने देखा है, मैं भी जिम जाता हूँ फॉर एक्सरसाइज, आई एम नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स, बट आई हैव सीन कि वहां पे वो सारे जो जिम ट्रेनर हैं उनका एम्फेसिस केवल इस चीज पे रहता है कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो और ये खाओ। उसकी वजह से हमारा हॉस्पिटल बहुत आबाद है, हमारे सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो जिम सप्लीमेंट वालों की बीमारियों से, पेशेंट से भरे हुए हैं। किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी की नसें खराब हैं। और मेरे पास जो मैं आने वाले बता रहा हूँ कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन, क्योंकि वो अपने हार्मोनल सिस्टम को खराब कर रहे हैं। जब आपको एक बार बाहर से हार्मोन्स लेने की आदत पड़ जाती है तो बॉडी के इंटरनल हार्मोन्स नहीं बनते हैं। और जब इंटरनल हार्मोन्स नहीं बनते हैं तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, बच्चे ना होना, जितने मिस्टर इंडिया होंगे उनके पूछ लोगे वो बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। डरावनी बात है सर, ये डरावनी बात है बिल्कुल। तो इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी जिम जाएं, एक्सरसाइज जरूर करें, बट सप्लीमेंट्स स्ट्रिक्ट नो। सर, मैं वायग्रा सेक्स वर्धक दवा जो है उसके बारे में समझना चाहूंगा, या जिम में जाके जो लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्या इन दोनों का संबंध हार्ट अटैक से है या नहीं है? जैसे मैं अभी बता रहा था कि आजकल हम सुनते हैं कि जिम में डेथ्स हो जाती हैं, जी, हार्ट अटैक होते हैं कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान उनका हार्ट अटैक हो गया। और या भी आपने सुना होगा कि एक को फेमस क्रिकेटर थाईलैंड में ड्यूरिंग सेक्स वीर गति को प्राप्त हो गया वो। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, जितने भी ये ड्रग्स हैं, जिम सप्लीमेंट्स में ये कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स हैं, या तो वो नेचुरल स्टेरॉइड हैं या केमिकल स्टेरॉइड हैं। नेचुरल, केमिकल्स, प्लांट ओरिजिन, ये सब चीजें लोग अपने अपने तर्क उसमें देते रहते हैं कि सर इससे कुछ नहीं होगा, ये नेचुरल है, ये केमिकल है, ये ऑर्गेनिक है, ये सब है। बट अल्टीमेटली काम वो सब हार्मोन वाला ही कर रहे हैं। तो हार्मोनल सप्लीमेंट्स और हार्मोनल जिम सप्लीमेंट्स, ये स्टेरॉइड्स, ये कहीं ना कहीं हार्ट को कमजोर बनाते हैं और हार्ट अटैक। अब नेक्स्ट चीज आती है वियाग्रा, जो आपने बात करी। तो वियाग्रा बहुत बदनाम है इस मामले कि वियाग्रा से हार्ट अटैक हो जाते हैं। आई वुड से कि वियाग्रा से हार्ट अटैक नहीं होते हैं। बहुत सारी हार्ट की बीमारियों में भी हम वियाग्रा मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। यदि आप हमारे कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वियाग्रा एक तो हम यूज करते हैं, वियाग्रा वर्ड कॉमन हो गया है, बट एक्चुअली वो उस ग्रुप की दवाइयां जो कि हम PD5 इनहिबिटर्स कहते हैं, वो मेडिसिन हैं। तो वो सेक्स में तो यूज होती हैं, बट हार्ट की भी कुछ कंडीशंस में एज ए ट्रीटमेंट वो यूज होती है। जी। तो अब मैं ये बताऊंगा कि एक वो आदमी जिसका हार्ट इतना कमजोर है कि वो 4 मंजिल भाग के नहीं चढ़ सकता, यदि वो 4 मंजिल भागेगा या TMT करेगा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा या एंजाइना हो जाएगा, और उस बंदे को सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उसने वियाग्रा खा के सेक्स करना शुरू किया, तो सेक्स भी एक इतनी एक्सरसाइज है कि जैसे आपको 4 मंजिल पे दौड़ के चलना है। तो सेक्स अपने आप में एक फिजिकल एक्सरसाइज है। जैसे TMT करते हैं, 4 मंजिल भाग के चढ़ते हैं, तो सेक्स इज ऑल्सो फिजिकल एक्सरसाइज। अब आपने वियाग्रा खा के, जो बंदे का हार्ट इस लायक नहीं है कि वो TMT कर सके या 4 मंजिल भाग सके, उसको आपने सेक्स लायक बना दिया, लिंग उसका खड़ा कर दिया। लेकिन वो जब वो एक्सरसाइज कर रहा है सेक्स वाली, उस दौरान उसको हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उसका हार्ट तो इस लायक है ही नहीं। तो गलती वियाग्रा की नहीं है, गलती इस चीज की है क्योंकि उसका हार्ट कमजोर है। जी। जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, यहां मैं एक चीज और करना चाहूंगा, एक कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, यंग लोगों से 20 साल के आ रहे हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। एक वो ग्रुप है जो 50 साल वाला आ रहा है सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। और तो जो 50 साल वाला बंदा सेक्स प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, तो हमारा दिमाग सबसे पहले जाता है कि इसको हम रूल आउट करें, इसको कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं। क्योंकि सेक्स प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम यदि हम कहूंगा तो दोनों साथ साथ होती है, क्योंकि हार्ट की जो आर्टरी होती है और पेनिस की जो आर्टरी होती है उनका सेम साइज होता है। जब उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस या कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जो जमता है तो दोनों सेम गति से जमता है। तो प्रैक्टिकली सेक्सुअल प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम से 2 साल पहले आती है।
तो यदि 50 साल की उम्र में सेक्स प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका हार्ट चेकअप भी कराते हैं, ये देखने के लिए कि इसके हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और हम उसको वियाग्रा दे रहे हैं, प्रॉब्लम उसको हार्ट की है, तो वो बिल्कुल। तो हम तो इल्जाम वियाग्रा पे लगेगा, बट एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम हार्ट की होती है। तो इस एज में जब लेट ऑनसेट इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होते हैं तो हमें हार्ट का अपना चेकअप कराना चाहिए कि हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हार्ट की नस और पेनिस की नस एक जैसी होती है, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं वो साथ साथ ही हो रही है।